हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 5 जनवरी और हम 5 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अमेजोन की बिना डंक वाली मधुमक्खियाँ किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया के पहले कीट बन गए। अमेजोन की जो बिना डंक वाली जो मधुमक्खियाँ हैं वो किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया का पहले कीट बन गए। तो ये किस देश की है? ये है पेरू की। किस देश की? पेरू देश की। अमेजोन की जो बिना डंक वाली जो मधुमक्खी है वो पेरू देश के सतीपो और नोटा नगरपालिकाओं द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया का पहला कीट बन गई है, जिससे उन्हें अस्तित्व में रहने, स्वस्थ आवास और कानूनी प्रतिनिधित्व जैसे अधिकार मिले हैं, ताकि अमेजोन के जो महत्वपूर्ण प्रांगणों हैं उनका संरक्षण किया जा सके। तो ये कानूनी अधिकार दिया गया है इसको, जो बिना डंक वाली मधुमक्खी है। कहाँ की? पेरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलाई जाएगी। जो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो गुवाहाटी और किस शहर के बीच में चलाई जाएगी। तो ये चलाई जाएगी गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में। किसके बीच में? गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में। देश की पहली जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो गुवाहाटी जो असम और हावड़ा पश्चिम बंगाल के बीच चलाई जाएगी। ये किन शहरों को जोड़ेगी? तो ये असम के कामरूप महानगर और बोंगाईगांव तथा पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, पूर्व वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। और इसके अंदर 823 यात्रियों को एक बार में यात्रा कर सकेंगे। इस ट्रेन के अंदर जो कुल है जो 16 कोच होंगे, जिनमें 11 3 टियर एसी होंगे और 4 2 टियर एसी और एक फर्स्ट क्लास एसी होगा। और इसके अंदर लगभग 823 यात्री यात्रा कर सकेंगे। और इसको इस ट्रेन को पूरी तरह से डिजाइन किया गया है, जो बोगी और सस्पेंशन सिस्टम विकसित किया गया है। एर्गोनॉमिक इंटीरियर, सुरक्षित सीढ़ियाँ, बेहतर शोर नियंत्रण और कवच सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट और उन्नत फायर सेफ्टी जैसी सुविधाएं इसके अंदर अत्यंत सुरक्षित बनाती है। तो ये असम तो गुवाहाटी असम और हावड़ा पश्चिम बंगाल के बीच चलाई जाएगी। निम्न में से किस राज्य में इमोइनू एरात्पा महोत्सव मनाया गया है? किस राज्य में इमोइनू एरात्पा महोत्सव मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है मणिपुर के अंदर। किस राज्य में? मणिपुर राज्य के अंदर। इमोइनू जो महोत्सव है ये मणिपुर राज्य के अंदर मनाया गया और ये पर्व 31 दिसंबर 2025 को मैतेई चंद्र माह के 12वें दिन मनाया गया था। और मैतेई समुदाय का यह महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है, जिसके अंदर धन, समृद्धि और घर की देवी इमोइनू की पूजा की जाती है और ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। बात करें मणिपुर के मुख्यमंत्री की तो एन वीरेंद्र सिंह है। एन वीरेंद्र सिंह। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला है और इसकी राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह है, राज्यपाल अजय कुमार भल्ला है और राजधानी इम्फाल है। बात करें मणिपुर के जो नेशनल पार्क है उनके बारे में, जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसके अंदर जो केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये दुनिया का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के अंदर स्थित है। दुनिया का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान जो लोकटक झील के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के अंदर स्थित है। बात करें यहाँ जीव जंतुओं की, तो यहाँ ये संगाई यानी भौमृग हिरण का आखिरी प्राकृतिक आवास है, जिसमें डांसिंग डियर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डांसिंग डियर भी कहा जाता है। और यहाँ होंग डियर, जंगली सुअर और कई प्रवासी पक्षी भी पाए जाते हैं। बात करें यहाँ के पारिस्थितिकी की, तो ये फुमदी यानी तैरती वनस्पति नामक अनोखी जो वनस्पति से बना हुआ है। थिरुई जो इसका दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान है वो है थिरुई राष्ट्रीय उद्यान। ये मणिपुर का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जो अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही के अंदर 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM लागू किया है। ये किसने किया है? हाल ही में 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसके द्वारा, किस देश के द्वारा लागू किया गया है? तो ये किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा। लागू करने वाला देश यूरोपीय संघ, और इसका जो योजना का नाम है वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये CBAM की फुल फॉर्म है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो तिथि होगी कब प्रारंभ होगा? तो 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ हुआ है। प्रभावित उत्पाद स्टील है, एल्यूमिनियम है, सीमेंट, उर्वरक आदि इसके जो प्रभावित होने वाले ये उत्पाद है। बात करें इसके उद्देश्य की, यूरोपीय उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन के कारण होने वाले नुकसान से बचाना है, और EU यानी यूरोपीय संघ के डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों जो 2030 तक 55% उत्सर्जन कटौती और 2050 तक जलवायु दक्षता को प्राप्त करना है। बात करें इसके प्रभाव से भारतीय निर्यातकों को EU बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अपनी कीमतें 15 से 22% तक कम करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये कार्बन गहन उत्पादन प्रक्रियाओं पर शुल्क लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी बैठक में शामिल होगा? तो ये किसके अंदर होगा? तो ये होगा फ्रांस। तो इसका देश है वो फ्रांस के द्वारा इसकी बैठक शामिल होगा। जो इसका मेजबान देश है वो होगा फ्रांस। 2026 के अंदर G7 की अध्यक्षता करेगा। स्थान तो एवियन वेंस के अंदर होगा। कब होगा? 14 से 16 जून 2026 को। डेट क्या है? 14 से 16 जून 2026 को। इसके जो सदस्य देश है वो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US और यूरोपीय संघ भाग लेंगे, और भारत जैसे अन्य जो देश हैं उनको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन मुख्य भागीदार जो सदस्य राष्ट्र और यूरोपीय संघ होंगे। तो मुख्य भागीदार कौन है? तो ये राष्ट्र जो सदस्य राष्ट्र है और यूरोपीय संघ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने कैमूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य ने अपने कैमूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है? तो ये दी है बिहार राज्य ने। किस राज्य ने दी है? बिहार राज्य ने। बिहार राज्य तो इसको मंजूरी देने वाला राज्य बिहार है, और अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है राज्य का दूसरा भाग अभ्यारण्य बनेगा। तो इसका पहला है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। पहला कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार सरकार ने संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसे NTCA को भेजा गया है। ये बिहार के अंदर जो जैव विविधता संरक्षण भागों के लिए अतिरिक्त आवास और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद करेगा। बात करें बिहार के अन्य फैक्ट की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो 10वीं बार अभी हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री बने थे। उप मुख्यमंत्री है वो श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय सिन्हा, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी जो इसकी पटना है, बिहार की राजधानी पटना, और पहले इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, और जो पश्चिमी चंपारण जिले में भारत और नेपाल की सीमा के पास स्थित है, और ये एक महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य है जहाँ बाघ, हाथी, तेंदुआ और कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं। और अब दूसरा कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसको सैद्धांतिक मंजूरी के लिए मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच अपॉइंट किया गया है? हाल ही में किसको भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच अपॉइंट किया गया है? तो किसको किया गया है? किया गया है सोजर्ड मारिन को। सोजर्ड मारिन को। इससे पहले कौन थे? तो पहले थे हरेंद्र सिंह। इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इनके बाद में सोजर्ड मारिन को बनाया गया है। नीदरलैंड के तो सोजर्ड मारिन को फिर से भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वे दूसरी बार ये पद संभालेंगे। इससे पहले उनके कोच रहते हुए भारतीय महिला टीम टोक्यो
ओलंपिक के अंदर चौथे स्थान पर रही थी। और मारिन को हरेंद्र की जगह मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और उनकी टीम जो सोजर्ड मारिन है, तो उनकी टीम के अंदर मटियास विला भी शामिल होंगे, जिन्हें विश्लेषणात्मक कोच नियुक्त किया गया है। और भारत हॉकी टीम के अंदर वेन लोमार्ड की भी वापसी हो रही है, जो वैज्ञानिक सलाहकार रहेंगे और खेल प्रदर्शन प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। और ये 8 से 14 मार्च तक हैदराबाद में होने वाला महिला विश्व कप क्वालिफाइड टूर्नामेंट होगा। कब होगा? 8 से 14 मार्च तक। कहाँ? हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पारंपरिक उत्सव के साथ गान नगाई उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में पारंपरिक उत्सव के साथ गान नगाई उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मणिपुर के अंदर। कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर के अंदर। बात करें मणिपुर, तो मणिपुर के अंदर जो गान नगाई है, ये कबुई समुदाय के द्वारा फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला 5 दिवसीय त्यौहार है, जो नए साल की शुरुआत और नई आग जलाने के साथ होता है। तो हम मणिपुर के जो सभी त्यौहार है, तो उनको एक बार नज़र डाल देते हैं। तो याओसांग जो मणिपुर का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो फाल्गुन महीने जो फरवरी और मार्च से 5 दिनों तक चलता है, और होली की तरह रंगों का त्यौहार है, जिसमें थंबल चोंगबा नृत्य होता है। और चेरायोबा जो साजिबू नोगामचू है, ये मणिपुर का नववर्ष है, जो नए साल के स्वागत और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है, और अप्रैल महीने के अंदर मनाया जाता है। संगाई महोत्सव जो नवंबर 21 से 30 होने वाला है, और 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है, जिसका नाम मणिपुर के दुर्लभ संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। निंगोल चाकोब, तो ये विवाहित बेटियों और उनके भाइयों के बीच प्रेम और बंधन को मजबूत करने वाला त्यौहार है, जिसे प्रवासी मणिपुरी भी मनाते हैं। रासलीला ये मणिपुर का एक प्रसिद्ध धार्मिक त्यौहार है, जिसमें कृष्ण लीला का प्रदर्शन होता है, जो शास्त्रीय हिंदुस्तानी रागों और लोक संगीत का मिश्रण होता है। और लुई लंगाइनी, तो ये नागा जनजातियों के द्वारा बीज बोने के मौसम की शुरुआत और नए साल के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाला त्यौहार है, जो राज्य अवकाश भी होता है। तो ये मणिपुर के पूरे त्यौहार है, तो इनको भी ध्यान में रखना है। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो असम राज्य 8वां, असम है वो 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और हाल ही में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया बना है। और हाल ही में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और नियमों के पालन को आसान बनाने के लिए दिल्ली में जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया देश ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की थी। और हाल ही में जहान पेराको में जो टीलों से 2000 साल पुराने प्राचीन बौद्ध स्तूप और शहरी प्रकार की बस्तियाँ की खोज हुई थी। जहानपुर का संबंध जम्मू कश्मीर से है। और हाल ही में वायुसेना के वॉइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। और हाल ही में ममाडी डोम्बैया को गिनी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और इफ्को साहित्य सम्मान 2025 का जो पुरस्कार वो मैत्री पुष्पा को दिया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।